हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि एमवीसी में फॉर्म वैलिडेशन कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो टाइप का फॉर्म वैलिडेशन है, सर्वर साइड वैलिडेशन और क्लाइंट साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड में जैसे नेम सजेस्ट करता है कि रेफर्स टू डाटा वैलिडेशन ऑन सर्वर साइड, और क्लाइंट साइड में रेफर्स टू डाटा वैलिडेशन ऑन क्लाइंट साइड, और वी कैन से विद इन द सेम वेब ब्राउजर। तो इसको अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो सपोज मेरे पास ये एक फॉर्म है। तो सर्वर साइड वैलिडेशन में ये बोलता है कि client enters the data is sent to server, if valid then proceed further। तो इधर क्लाइंट पहले डाटा एंटर करेगा। जब हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो डाटा एंटर किया था वो सर्वर पे जाएगा। अगर ये वैलिड हुआ देन इट इज प्रोसेस्ड फर्दर। लेकिन क्लाइंट साइड वैलिडेशन ये बोलता है कि रेफर्स टू डाटा वैलिडेशन ऑन क्लाइंट साइड, जो कि क्लाइंट एंटर्स द डाटा, इट इज वैलिडेटेड, इफ वैलिड देन सेंड टू सर्वर। तो क्लाइंट इधर पहले डाटा एंट्री करता है। जब हम क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये पहले वैलिड हो जाता है, चेक करते हैं कि वैलिड है कि नहीं। अगर ये वैलिड हुआ देन इट इज सेंड टू सर्वर। तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक सिंपली एमवीसी एप्लीकेशन है जिसमें मैं एक मॉडल, एक कंट्रोलर और एक व्यू ले रहा हूँ। तो मेरा मॉडल में क्या है कि 4 प्रॉपर्टीज है, आईडी, नेम, एज और एक्सपीरियंस। और कंट्रोलर हो जो कि होम कंट्रोलर, उसमें 2 ऑप्शन है, एक इंडेक्स सेक्शन जो कि ये वाला व्यू मेरा फॉर्म व्यू ये रिटर्न कर रहा है, और एक एचटीटीपी पोस्ट। तो फॉर्म में मेरा जो एम्प्लॉय का डाटा है उसको सेंड करने के लिए एक एचटीटीपी पोस्ट मेथड है जिसमें मैं सिंपली एक कंटेंट रिटर्न कर रहा हूँ जो कि सबमिटेड। तो अगर मैं ये फॉर्म को इधर क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मैं सिंपली एक कंटेंट रिटर्न कर रहा हूँ सबमिटेड, जो कि इधर है। और मेरा जो व्यू है वो ऐसे ही एक फॉर्म व्यू है जिसमें मैं 4 प्रॉपर्टी आईडी, नेम, एज और एक्सपीरियंस चारों के लिए फॉर्म बनाया हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा डाटा वैलिड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो इंडेक्स है वो हर टाइम कंटेंट ही रिटर्न करे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये डाटा वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि मॉडल स्टेट। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं इसको, इफ कंडीशन के अंदर इसको रख सकते हैं मॉडल स्टेट को। तो मॉडल स्टेट के बाद इज वैलिड ऑप्शन आएगा। अगर हमारा जो मॉडल है वो वैलिड हुआ देन हमारा ये कंटेंट रिटर्न करेगा। अगर हमारा मॉडल वैलिड नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा। तो ये सिंपली क्या करेगा, वही फॉर्म व्यू को अगेन रिटर्न करेगा कि फिर से नया डाटा डालो, और जो मैंने पुराना डाटा डाला था एम्प्लॉय वो भी इधर रहेगा। तो इसलिए अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मॉडल हमारा वैलिड नहीं है, तो ये फिर से वही वाला फॉर्म वाला व्यू रिटर्न करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। और हमारा जो सर्वर साइड वैलिडेशन है उसका मैंने कुछ पॉसिबल केसेस लिया है, जो कि पहला वाला है नो वैलिडेशन। अभी हम कुछ भी वैलिडेशन नहीं यूज कर रहे हैं, उसका केस देख रहे हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ। तो अभी मेरा जो एम्प्लॉय फॉर्म है उसमें मैं अगर कुछ डाटा डाल के क्रिएट बटन पर क्लिक करूँगा तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मॉडल स्टेट वैलिड है कि नहीं। तो इसीलिए मैं पहले इधर एक ब्रेक पॉइंट रखता हूँ। तो सपोज मैंने अभी क्रिएट पे क्लिक किया तो ये मेरा ब्रेक पॉइंट हिट करेगा, जो कि अभी हिट किया। तो मेरा एम्प्लॉय में मैंने जो भी डाटा डाला था वो आ जाएगा। मैंने कुछ भी डाटा नहीं डाला इसलिए सब में नल है। तो अगर मैं कुछ स्टेप फर्दर जाऊँगा तो मेरा जो मॉडल वैलिड है ये ट्रू आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी वैलिडेशन यूज नहीं किया। तो मॉडल स्टेट हमेशा वैलिड ही रहेगा। और मॉडल स्टेट में क्या क्या है हम इंडिविजुअली देख सकते हैं। तो इधर अगर हम रिजल्ट व्यू पे जाएंगे तो मेरा आईडी जो है वैलिड है, एज जो है वैलिड है, नेम, एक्सपीरियंस सब वैलिड है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और अभी मेरा इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये मुझे सिर्फ
कंटेंट सबमिटेड ही दिखाएगा। तो ये मुझे सबमिटेड दिखाया। तो ये अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, ये पहला वाला जो कि नो वैलिडेशन, अभी तक हमने कोई वैलिडेशन यूज ही नहीं किया। तो अभी हम पहला वैलिडेशन यूज करते हैं। तो मेरे जो, अगर मैं अभी एम्प्लॉय मॉडल पे जाऊंगा तो मेरा जो प्रॉपर्टी है, मैं ये सारा को नॉलेबल डिक्लेयर किया हुआ है, जबकि इंटीजर को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने मॉडल को वैलिड करने के लिए ये सबको नॉलेबल डिक्लेयर किया था। अब मैं सपोज ये तीनों को आईडी नेम और इंट को आईडी नेम और एज को नॉट नॉलेबल बना दिया। अब मेरा जो मॉडल है, अब ये आईडी को नॉल एक्सेप्ट नहीं करेगा, नेम को नॉल एक्सेप्ट नहीं करेगा, एज को नॉल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको हम रन करके देख सकते हैं। और ये है हमारा दूसरा केस जो कि है डिफॉल्ट वैलिडेशन। तो इधर क्या हो रहा है कि हमारा जो मॉडल है उसमें जो प्रॉपर्टी है उसको बाय डिफॉल्ट चेक कर रहा है कि अगर ये, तो हमारा ये जो तीनों प्रॉपर्टी था आईडी नेम और एज, ये तीनों को बाय डिफॉल्ट चेक कर रहा है। तो अगर मैं कुछ डाटा इधर इनपुट ना दूं और क्रिएट पे क्लिक कर दूं तो हमारा डिफॉल्ट वैलिडेशन में एरर मैसेज आएगा। अभी ये मेरा ब्रेक पॉइंट हिट किया, तो अभी अगर मैं मॉडल स्टेट देखूं तो ये वैलिड नहीं होगा, तो मेरा एज वैलिड फॉल्स हो गया। और मॉडल स्टेट पे अगर जाऊं तो मेरा 3 इधर इनवैलिड है, आईडी एज और नेम, और एक्सपीरियंस को मैंने अभी तक नॉलेबल डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए एक्सपीरियंस वैलिड है। और ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये अभी हमारा सेम पेज में रहेगा, सेम फॉर्म व्यू दिखाएगा। तो ये अभी मेरा फॉर्म व्यू में मेरा वैलिडेशन एरर मैसेज आ गया, द वैल्यू इज इनवैलिड, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। और ये वैलिडेशन मैसेज कैसे आ रहा है, तो अगर मैं व्यू पे जाऊं तो मेरा जो पहला वाला है लेबल इनपुट, जो कि ये आ गया मेरा लेबल और इनपुट, उसके बाद तीसरी लाइन पे मेरा वैलिडेशन मैसेज आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं एएसपी वैलिडेशन पर। तो आईडी के लिए एएसपी वैलिडेशन पर, नेम के लिए उसका वैलिडेशन मैसेज ऐसे आएगा, और क्लास है टेक्स्ट डेंचर, इसीलिए ये रेड कलर में दिखा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि वैलिडेशन मैसेज आ क्या रहा है, द वैल्यू एम्प्टी कैरेक्टर इज इनवैलिड। तो ये इसलिए आ रहा है कि हमारा जो एम्प्लॉई है, ये आईडी है जो कि है इंटीजर, लेकिन हम इधर एंटर क्या कर रहे हैं, एक नल जो कि एक एम्प्टी कैरेक्टर है, ये तो इंटीजर नहीं है ना, तो इसीलिए द वैल्यू एम्प्टी कैरेक्टर इज इनवैलिड। लेकिन नेम में क्या एरर आ रहा है, नेम स्ट्रिंग है, इसमें एम्प्टी कैरेक्टर आ सकता है, लेकिन हम इसको नॉट नलेबल डिक्लेयर किया हुआ है, इसीलिए ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है, इसके तरह इनवैलिड नहीं है, लेकिन ये जो नेम फील्ड है ये रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड केस हो गया जो कि डिफॉल्ट वैलिडेशन। तो जैसे हम इधर मॉडल को इनपुट करेंगे, सॉरी मॉडल का स्टेट हम डिस्क्राइब किए हुए हैं, कौन सा नॉलेबल है, कौन सा डाटा टाइप है, वो बाय डिफॉल्ट चेक हो रहा है एमपीसी में। अगर कुछ एरर है तो हमारे पास एरर मैसेज आ रहा है। तो ये था सेकंड टाइप का वैलिडेशन। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप वैलिडेशन जो कि वैलिडेशन एट्रीब्यूट। तो हम कुछ एट्रीब्यूट को यूज करके वैलिडेशन बना सकते हैं। तो एट्रीब्यूट इस रहेगा, ऐसे वो प्रॉपर्टी के पहले स्क्वायर ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास सपोज एक एट्रीब्यूट है जिसका नेम है रिक्वायर्ड, और इसके लिए इसका लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा, डाटा एनोटेशन लाइब्रेरी। तो अभी मेरा जो आईडी है उसके लिए मैं एक वैलिडेशन एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ जो कि रिक्वायर्ड, और जो नेम है उसके लिए मैं भी सेम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं ये दोनों को चेक करूंगा फिर से रन करके,
तो मेरा जो नेम और आईडी है दोनों दोनों रिक्वायर्ड फील्ड बन गया है। अब हम पहले क्या करते थे, हम नॉट नलेबल चेक करते थे, अब रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बना दिए हैं। तो दोनों का काम सेम है, बस डिफरेंस ये है कि हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। तो अभी भी अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो अभी भी मुझे सेम मैसेज ये आएगा, द वैल्यू आईडी इज इनवैलिड, नल कैरेक्टर इज इनवैलिड, क्योंकि ये इंटीजर है और नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो हम या तो इसको नॉट नलेबल डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं तो एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट में सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टाइप का एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि सपोज एज के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है रेंज। तो रेंज के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं जो हमारा एज है वो कौन सा वैल्यू के अंदर रहेगा। सपोज मैं चाहूंगा कि मेरा जो एज है एम्प्लॉय का वो 15 से 50 के बीच में रहे, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं 15 से 50। और सेम एक्सपीरियंस के लिए भी, तो अगर हम एक्सपीरियंस पे जाएंगे तो इसमें भी सेम रेंज एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। इस एक्सपीरियंस में 15 से 50, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो अभी अगर हम 15 से 50 वाला एज लेंगे तो हमारा जो एज और एक्सपीरियंस है वो वैलिड होगा। अगर उसका बाहर कुछ लेंगे तो ये मॉडल वैलिड नहीं होगा। तो अभी सपोज मैं एज को ले रहा हूँ 10, एक्सपीरियंस को ले रहा हूँ 40, तो मेरा जो एज है वो वैलिड नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो वैलिड है। तो अगर हम मॉडल स्टेट पे चेक करेंगे तो मेरा जो एज है वो इनवैलिड है और एक्सपीरियंस वैलिड है, और आईडी और नेम एज यूजुअल इनवैलिड है क्योंकि हमने कुछ डाटा इनपुट ही नहीं किया। तो मेरा एक्सपीरियंस तो वैलिड हो गया, लेकिन एज के लिए एरर मैसेज आ गया, द फील्ड एज मस्ट बी बिटवीन 15 एंड 50। तो इस तरह से हम वैलिडेशन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो इससे ये हमने रिक्वायर्ड वैलिडेशन एट्रीब्यूट देख लिया और रेंज देख लिया। इस तरह से बहुत टाइप का वैलिडेशन एट्रीब्यूट है, जो कि ये मैंने कुछ लिखा हुआ है। तो और एक वैलिडेशन एट्रीब्यूट है जिसका नेम है स्ट्रिंग लेंथ। तो अगर मैं एड्रेस के लिए 50 से ज़्यादा स्ट्रिंग लेंथ यूज करूंगा तो ये इनवैलिड होगा। और फ़ोन नंबर के लिए भी हमारे लिए इनबिल्ट एट्रीब्यूट है, हम ऐसे डाटा टाइप लिख के चेक कर सकते हैं, डाटा टाइप डॉट फ़ोन नंबर। तो अगर ये फ़ोन नंबर का डाटा टाइप मैच हुआ तो ये वैलिड होगा। और दूसरा टाइप भी यूज हो सकता है जो कि डायरेक्टली हम फ़ोन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, ये भी सेम फ़ोन नंबर के लिए काम करेगा। ईमेल एड्रेस के लिए भी सेम डाटा टाइप एट्रीब्यूट यूज करके डाटा टाइप डॉट ईमेल एड्रेस या फिर ईमेल एड्रेस। और भी है जैसे कि हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, और भी कुछ टाइप का है। तो ऐसे हम एट्रीब्यूट वैलिडेशन एट्रीब्यूट को यूज करके हम मॉडल वैलिड कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा था वैलिडेशन एट्रीब्यूट, तो ये वाला कवर हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है वैलिडेशन एट्रीब्यूट विथ एरर मैसेज। तो अभी तक हम जो यूज कर रहे थे, अभी तक हम एरर मैसेज को जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था वही हमारा आ रहा था कि द एम्प्टी कैरेक्टर इज नॉट वैलिड या फिर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो सपोज हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम खुद का एरर मैसेज देना चाहेंगे, तो ऐसे दे सकते हैं,
तो सर ये कुछ ऐसा लिखा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर एरर मैसेज लिखेंगे इक्वल टू, और इसमें जो हमारा एरर मैसेज है वो सारे लिख सकते हैं। सपोज में अगर नेम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, अगर नेम इनपुट नहीं हुआ तो मैं मेरा एरर मैसेज ऐसे देना चाहूँगा, एम्प्लॉय नेम इज रिक्वायर्ड। और रेंज के लिए सपोज मैं ऐसा देना चाहूँगा कि एरर मैसेज, और रेंज के लिए मैं कुछ ऐसा एरर मैसेज देना चाहूँगा कि एज शुड बी बिटवीन 15 and 50। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टाइप का। इसको अभी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अभी मैंने एक गलत एज डाल रहा हूँ 70, और ये गलत एक्सपीरियंस 70। तो अभी मेरा नया जो एरर मैसेज है वो आ गया। पहले आता था द फील्ड नेम इज रिक्वायर्ड, अभी आ रहा है एम्प्लॉय नेम इज रिक्वायर्ड। और एज में पहले से आता था द फील्ड एक्सपीरियंस मस्ट बी बिटवीन 15 and 50, अभी आ रहा है, अभी जो मैंने मैसेज दिया था एज शुड बी बिटवीन 15 and 50। तो इस तरह से हम अपना एरर मैसेज डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था नेक्स्ट टाइप, जो कि वैलिडेशन एट्रीब्यूट विथ एरर मैसेज। नेक्स्ट आता है कस्टम वैलिडेशन। तो ये क्या होता है कि अभी तक हमने जो भी यूज किया वो पहले से ही डिक्लेयर्ड वैलिडेशन है, जैसे कि रिक्वायर्ड, रेंज, ये सब पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है। अगर हम खुद का कुछ वैलिडेशन यूज करना चाहेंगे तो यूज करेंगे कस्टम वैलिडेशन। तो उसके लिए इधर लिखना पड़ेगा, हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारा लॉजिक क्या है कस्टम लॉजिक वैलिडेशन के लिए। तो सपोज मैं इधर चाहूँगा कि एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा एज से छोटा होना चाहिए। तो अगर बड़ा हो गया तो मैं एक वैलिडेशन एरर मैसेज डालूंगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा इफ, तो मेरा ये जो इनपुट दिया था एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस शुड बी ग्रेटर, अगर बड़ा हो गया एज से देन एरर मैसेज ऐड करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट एज, तो अगर एक्सपीरियंस ग्रेटर देन एज हो गया तो हम एक मॉडल स्टेट एरर ऐड करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे मॉडल स्टेट डॉट ऐड एरर, ऐड मॉडल एरर। तो इसमें हम दो इनपुट दो पैरामीटर रखते हैं। पहला वाला है हमारा प्रॉपर्टी का नेम, तो इधर हम वो प्रॉपर्टी का नेम रखते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी है या एज प्रॉपर्टी है, हम अगर चाहेंगे कि इसको एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी के अंदर ये वाला एरर मैसेज को डालेंगे तो इधर लिखेंगे एक्सपीरियंस। अगर ये वाला एरर एज के अंदर डालना चाहेंगे तो इधर लिखेंगे एज, या फिर अगर कोई दूसरा वाला प्रॉपर्टी के अंदर डालना चाहेंगे तो वो वाला प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे। और नेक्स्ट आता है एरर मैसेज। तो इधर एरर मैसेज मैंडेटरी है, क्योंकि जो पहला वाला हम यूज कर रहे थे उसमें तो उसको मॉडल को पता था कौन सा एरर मैसेज है, लेकिन ये हमारा कस्टम वैलिडेशन है, इसलिए मैसेज हमको खुद ऐड करना पड़ेगा। तो सपोज मैं इधर ऐसे लिखूंगा एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ग्रेटर देन एज। तो अगर हमारा एक्सपीरियंस एज से बड़ा हो गया तो ये जो हमारा मॉडल स्टेट है उसमें और एक एरर ऐड कर देगा, जो कि डिस्प्ले होगा एक्सपीरियंस फील्ड के नीचे। तो इसको भी रन करके देखते हैं।
तो सपोज मेरा एरर एज 30 जो कि वैलिड और एक्सपीरियंस भी है 40 जो कि वैलिड, लेकिन एक्सपीरियंस ग्रेटर देन एज हो रहा है। तो अगर मैं इधर एरर देखूंगा तो एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ग्रेटर देन एज, जो कि हमने अभी एक कस्टम एट्रीब्यूट बनाया हुआ है। तो ये था नेक्स्ट टाइप जो कि कस्टम एट्रीब्यूट। तो हम इधर खुद का लॉजिक से खुद का वैलिडेशन बना सकते हैं। तो ये था कस्टम एट्रीब्यूट। और जो सर्वर साइड का लास्ट केस बचा वो है वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी क्या होता है कि जितना हमारा एरर मैसेज है वो सारा को एक साथ लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे ASP वैलिडेशन समरी इक्वल टू, तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल। तो हमारा जितना टाइप का भी वैलिडेशन एरर आया है वो सब एक जगह पे लिखा जाएगा। और ऐसे ही सेम क्लास टेक्स्ट रेंजर जो कि रेड कलर में दिखाएगा। तो इसका भी एक बार रन करके देखते हैं। तो सपोज मैंने क्रिएट किया, तो मेरा जो ये वाला आईडी का द वैल्यू एम्प्टी कैरेक्टर इज इनवैलिड एम्प्लॉय का एरर मैसेज और एज का एरर मैसेज सारा मेरा इधर एक समरी की तरह आ गया। तो इसी को बोलते हैं ASP.NET वैलिडेशन समरी। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है ASP वैलिडेशन समरी। तो इसको या तो ऊपर में लिख सकते हो या नीचे लिख सकते हो, पूरा एक समरी की तरह आ जाएगा। और इसका एक दूसरा टाइप भी है। तो अभी तक हम यूज कर रहे थे ऑल। अगर हम ऑल यूज करेंगे तो जितना टाइप का भी हमारा वैलिडेशन एरर आ रहा है वो सारा समरी में आ जाएगा। अगर हम यूज करेंगे नॉन तो मेरा कुछ भी वैलिडेशन एरर नहीं आएगा समरी में। तो अगर हम टेम्परेरीली बंद करना चाहेंगे ये जो समरी है तो इसके लिए हम नॉन यूज कर सकते हैं। और जो थर्ड वाला है वो है मॉडल ओनली। तो मॉडल ओनली में क्या होता है कि ये सिर्फ वो वाला एरर मैसेज दिखाता है जो कोई प्रॉपर्टी को टैग नहीं है। तो अगर हम इधर जाएंगे होम कंट्रोलर में, सपोज एम्प्लॉय में मेरा जितना भी एरर मैसेज है ये सब, ये जो एरर मैसेज है ये नेम्स के साथ टैग है, नेम प्रॉपर्टी, ये एज के साथ टैग है, एज के नीचे आएगा। तो अगर हम इधर भी जाएंगे जो कस्टम वैलिडेशन हमने बनाया है तो ये भी एक्सपीरियंस के अंदर टैग्ड है। सपोज मैं इसको हटा दूंगा तो ये अभी कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर टैग नहीं है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो सपोज मेरा एज हो गया 30, एक्सपीरियंस आ गया 40। तो मेरा एक्सपीरियंस तो एज से ज़्यादा है, लेकिन हमने इसको कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर टैग नहीं किया, इसीलिए ये जो एरर मैसेज है वो किसी प्रॉपर्टी के नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन वैलिडेशन समरी में आ रहा है क्योंकि हमने इधर सिलेक्ट किया था मॉडल ओनली। तो ये वाला जो मेरा एरर मैसेज है ये किसी भी मॉडल प्रॉपर्टी के अंदर टैग नहीं है, सिर्फ मॉडल में है, इसीलिए ये मॉडल ओनली में आ गया वैलिडेशन समरी में। तो इस तरह से अगर हमें कोई एरर मैसेज है जो कि हम किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं देना चाहते हैं तो उसको वैलिडेशन समरी में ऊपर में लिखना चाहते हैं और हमें टाइप क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मॉडल ओनली। और सारा समरी को, सारा एरर मैसेज को दिखाने के लिए ऑल, और कुछ भी नहीं दिखाने के लिए हमारे पास होता है नॉन, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इधर नॉन यूज करेंगे तो मेरा वैलिडेशन समरी में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको हम टेम्परेरीली ऑफ कर सकते हैं।
तो हमने पूरा सर्वर साइड वैलिडेशन में जितना भी पॉसिबल केसेस है वो सारा कवर कर लिया। नेक्स्ट आता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ये बहुत ही ईजी है। तो हमें क्या करना है, सिंपली अपना व्यू पे जाना है। व्यू पे हमको एक पार्शियल व्यू ऐड करना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे सेक्शन स्क्रिप्ट और उसके अंदर यही सिंटैक्स लिखना है पार्शियल नेम, जो कि वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल। तो ये वाला पार्शियल व्यू हमारा है कहाँ, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है एमवीसी में। ये वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल ये हमारा शेयर्ड फोल्डर में है। तो इसमें क्या है कि इसमें तो jQuery फाइल बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये वाला व्यू को हमको सेव करना है। तो ये वाला व्यू में हमने ऑलरेडी ये वाला वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल ऐड कर लिया। तो ये वैलिडेशन, ये जो हमारा पार्शियल व्यू है इसके अंदर भी 2 स्क्रिप्ट है, और ये जो पहला वाला स्क्रिप्ट है वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, मैंने ऐड किया है। तो अगर आपका 2 स्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड वैलिडेशन काम नहीं कर रहा है तो आप ऊपर वाला स्क्रिप्ट को भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो 2 स्क्रिप्ट है वो है कहाँ पे, अगर हम अपना www रूट फोल्डर पे जाएंगे तो इधर है ये 2 स्क्रिप्ट। तो jQuery validate.min.js, तो इधर आ गया jQuery validate.min.js और jQuery validate.onobstructives.min.js, तो ये भी इधर आ गया। तो अगर हम इसमें किसी भी फाइल को क्लिक करेंगे तो अगर इस पे देखेंगे इसमें पूरा हमारा लॉजिक लिखा हुआ है कि कैसे वैलिडेशन होगा। तो ऑलरेडी ये सब दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी कहाँ पर है, ये वाला पार्शियल व्यू पे। हमें सिर्फ अपना व्यू पे वो पार्शियल व्यू को ऐड करना है और क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो जाएगा। तो एक बार रन करके क्लाइंट साइड वैलिडेशन देखते हैं। तो मैंने इधर क्रिएट किया तो देखो डायरेक्टली वैलिडेशन एरर मैसेज आ गया। हमने इधर एक ब्रेक पॉइंट दिया था जो कि है कंट्रोलर पे, सर्वर साइड पे। जब हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूज कर रहे हैं तो ये ब्रेक पॉइंट हिट नहीं किया, लेकिन अभी तक हम सर्वर साइड का जितना केसेस देख रहे थे ये हिट कर रहा था ब्रेक पॉइंट को, लेकिन क्लाइंट साइड वैलिडेशन में ये ब्रेक पॉइंट हिट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं एम्प्लॉय नेम ऐड करूँगा, सपोज इधर ऐड किया जॉन, तो ये वैलिड हो गया। इसको हटा दिया तो फिर से वैलिडेशन एरर मैसेज आ गया, फिर दे दिया तो आ गया फिर। और ऐसे ही एज, सपोज मैंने कुछ वैलिड एज डालूंगा, सपोज 40, तो वैलिडेशन मैसेज चला गया। ये हमारा ब्रेक पॉइंट को हिट नहीं कर रहा है, मतलब ये क्लाइंट साइड पे अपने आप वैलिड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इधर एक्सपीरियंस पे ये वाला क्लिक करूंगा, सपोज ये वाला 60, तो ये मेरा कस्टम वैलिडेशन नहीं आएगा, क्योंकि कस्टम वैलिडेशन को हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है कहाँ पे, कंट्रोलर पे। तो ये चेक नहीं कर पाएगा क्लाइंट साइड पे। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने सारे वैलिडेशन है वो हम डायरेक्टली क्लाइंट साइड पे ही चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड, अगर मैं ट्रू डालूंगा तो ये एरर मैसेज चला गया। तो इस तरह से डायरेक्टली क्लाइंट साइड वैलिडेशन को यूज कर सकेंगे। तो इधर पहले जो डाटा हमने यूज किया वो क्लाइंट साइड पे वैलिडेट होगा, फिर क्लियर पे क्लिक करेंगे, फिर जाएगा ये हमारा कंट्रोलर पे, नहीं तो नहीं जाएगा। अभी मैं क्रिएट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, वैलिडेट नहीं है तो सर्वर साइड पे नहीं जा रहा है। तो सपोज मैं इधर इसको वैलिडेट किया, एक्सपीरियंस को भी वैलिडेट किया, अभी वैलिड होने के बाद ये सर्वर पे जा रहा है। तो इस तरह से हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये तो कवर हो गया क्लाइंट साइड वैलिडेशन। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन में और कुछ चीज़ भी है, जैसे कि हमने क्या कर रहे थे, ये जो पार्शियल व्यू है उसको हमने अपना व्यू के अंदर डाल रहे थे। सपोज मैं चाहूँगा कि मेरा सारा पेज में ये वाला जो स्क्रिप्ट है क्लाइंट साइड वैलिडेशन का वो आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
मेरा शेयर्ड फोल्डर में layout.cshtml है। तो इधर क्या है, ये जो लेआउट पेज है ये मैं सारा MVC पेज में यूज कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली इधर ही ये तीनों स्क्रिप्ट यूज कर सकता हूँ, जो कि है jQuery validate और jQuery validate.onNodeStudio। अभी मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। तो अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ लेआउट पेज के अंदर, तो ये मेरा सारा पेज में क्लाइंट साइड वैलिडेशन इनेबल कर देगा। तो इस तरह से हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन को सारा व्यू के लिए एक साथ यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है ये तीनों फाइल में वो आएगा। आप खुद का jQuery फंक्शन भी बना सकते हो, खुद का जावास्क्रिप्ट फाइल पे अपना खुद का फंक्शन भी बना सकते हो और क्लाइंट साइड वैलिडेशन कर सकते हो। तो इतना ही था, ये था सर्वर साइड वैलिडेशन और क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।